राम राम गाइस। तो मैंने जैसे 12th का स्टडी प्लान शेयर किया था नीट में एक अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए, अच्छी रैंक के लिए, वैसे ही मैं क्लास 11th का प्लानर भी जो यहाँ पे जब तक होना चाहिए, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जिन चैप्टर्स में, और जो चैप्टर जैसे जैसे करना चाहिए, तो ये स्टडी प्लानर उसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। तो अभी जो एक हम एवरेज लगा के चलें कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ तक हुआ होगा, तो फिजिक्स में आई होप कि आपका मोशन इन अ प्लेन ख़त्म हो चुका होगा। केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। जूलॉजी में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बॉटनी में लिविंग वर्ड आपका अब तक ख़त्म हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, फटाफट कर लीजिए। 11 थोड़ी स्लो पेस्ड रहती है कहीं जगहों पे, मोस्टली में स्लो पेस्ड रहती है, कहीं फास्ट पेस्ड होती है। तो हमने एवरेज टाइम लिए जो दोनों के लिए ठीक रहेगा, चाहे आपका इंस्टीट्यूट या स्कूल में फास्ट पेस्ड हो चाहे स्लो पेस्ड हो। तो अब हम बात कर लेते हैं हमें जुलाई में क्या क्या कर लेना चाहिए ताकि आगे हमारी रिवीजन और अच्छी हो पाए, एग्ज़ाम के टाइम पे हमारा कोई वीक ना रहे। तो एंड ऑफ जुलाई तक, मतलब लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे हम कि एंड ऑफ जुलाई तक होना चाहिए। इस तो फिजिक्स के चैप्टर थोड़ा 2-4 दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आपके जुलाई में ना ख़त्म हो पाए, अगस्त में भी जाएगा तो कोई मेजर इशू नहीं होगा। कोशिश कीजिए हो जाए, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है कंपैरेटिवली बाकियों के। बाकी अगर ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लेके कीजिए, अच्छे से कीजिए, समझ के। और PYQs तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो ज़रूर करने हैं हर चैप्टर के। अब जो इससे पहले जो हमारा चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन का, उससे कुछ एक तो वर्नियर कैलिपर्स आएगा, मतलब स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट निकालना, मेजरमेंट निकालना, या फिर डायमेंशंस आ जाती हैं। डायमेंशंस मैंने स्पेसिफिकली यहाँ इसलिए मेंशन करा क्योंकि कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे आएंगे जो बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं होंगे कि आपको कुछ कंसेप्ट या वो लगाना पड़ेगा उन्हें। उसमें अगर आप डायमेंशंस मैच कर लेंगे, बस आपने जो उन्होंने रिज़ल्ट पूछ रखा होगा उस हिसाब से अगर आप डायमेंशंस भी मैच कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। इजी पीजी हो जाता है बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे, मतलब 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा डायमेंशंस मैच। तो ये वाला अच्छे से कीजिए। बाकी स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स का लगभग होता है चांस कि 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं हर, चाहे कोई प्रैक्टिस टेस्ट हो फुल सिलेबस के या पार्ट के, अगर वो चैप्टर आ रहे हैं तो और एक तो क्वेश्चन तो पक्के हैं से। बाकी बचे अगले चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। अगर आपको मोशन इन अ प्लेन अच्छे से आते हैं तो स्ट्रेट लाइन कुछ भी नहीं बचता। कोई बहुत स्पेसिफिक केस हो जो आपने सर ने कराया हो, मैम ने आपके क्लास में या NCERT में आपने देखा हो, तो बहुत वो है। नहीं तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कुछ भी नहीं बचता। बेसिक फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको इसे कंसेप्ट क्लियर है कि अगर आप जो इसमें एंगल यूज़ करने होते हैं साइन थीटा कोस थीटा से, वो अगर आप वैल्यूज़ अपने आप पुट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी है मोशन स्ट्रेट लाइन। बाकी इसके PYQs ज़रूर कीजिएगा, वो थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और PYQs तो इसके इसके इतने टफ नहीं आते PYQs। ये चैप्टर आसान है बट इसके PYQs कंसेप्चुअल आते हैं। तो दोनों के PYQs इम्पोर्टेंट हैं, बाकी कर लीजिए। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं इस चैप्टर से। ज़्यादा टफ नहीं पूछता वो कि बहुत ज़्यादा थ्योरीज या वो कर रहा है, वो बेसिक चीज़ें पूछते हैं। इसमें अगर आप अभी पढ़ रहे होंगे तो एक हाइब्रिडाइजेशन करके आता है हमारा टॉपिक, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, क्या स्ट्रक्चर होंगे उनके। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से बनते हैं। अगर आपको ये 2 टॉपिक अच्छे जाता है, मान के चलिए सारे हो जाएंगे। बहुत रेयर चांस है कोई और क्वेश्चन आए। और अब हम बात करें जैसे पिछले चैप्टर्स का, तो उनका क्या करना है आपको। जो फर्स्ट चैप्टर जैसे कईयों में होता है मोल कंसेप्ट होता है, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं कि वो कैसे होता है स्कूल्स में और इंस्टीट्यूट्स में, कुछ डिफरेंस हो उनमें। तो जो मोल कंसेप्ट का चैप्टर है उससे मैं बस ये कहूँगा आपको फार्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए अपने, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे बट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस चैप्टर से। तो इसके फार्मूलाज ज़रूर पढ़िएगा। सेकंड चैप्टर में 2-3 टॉपिक ही बनते हैं ज़्यादा। रेडियस पूछ ली, वेलोसिटी भी कम आती है, या फिर जो एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा
E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला आ गया। बेसिक क्वेश्चन इन्हीं से ही आएंगे इससे, या रेडियस, एनर्जी, या फिर जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी जाती हैं जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है। उससे ज़्यादा कुछ बाकी चैप्टर से उससे ज़्यादा आज तक मैंने कोई क्वेश्चन, बहुत रेयर चांस है कि देखा भी हो, देखने का भी रेयर, तो आना तो बहुत दूर की बात है। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है इसके तो कुछ ज़्यादा है नहीं, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कुछ बचता नहीं इस चैप्टर में। बाकी जो लास्ट के वो 100+ एलिमेंट्स होते हैं उनके जो नाम हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके पूरे चांस रहते हैं कि उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी और कुछ खास नहीं होता। और जूलॉजी में हमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन तो इस महीने में पक्का करना है, इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगले मंथ पे जा रहा है, क्योंकि जो आगे फिजियोलॉजी के चैप्टर होंगे इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, बड़े बेसिक से टर्म्स, जो मतलब ऐसे ना एनसीईआरटी में बोल्ड करे हुए मिलेंगे, ना कुछ अलग से उनके डायमेंशन मिलेगा, कहीं पे किसी पैराग्राफ में एक लाइन आ गई, किसी में एक, किसी में एक, उससे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा, PYQs कर लीजिएगा, इसके PYQs तो आपको पता ही है करना ही है सबके। और जो पिछले हमारे 3 चैप्टर हैं, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, बायोमोलिक्यूल्स और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वो चाहे पढ़िएगा मत पूरे, बस एक ओवरव्यू सा ले लीजिएगा, नज़र मार लीजिएगा उन पे कि आपको बस याद से रहे, एक रिवीजन रहे। ये मैं सब में ओवरव्यू इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि अगर हम ओवरव्यू नहीं लेते वो बात हो जाती है आगे दौड़ पीछे छोड़, बहुत इसमें दिक्कत आने लग जाती हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ छोटी छोटी बेसिक टर्म्स ना दिमाग से निकलने लगती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आगे पढ़ते रहिए, पर पिछले जो भी चैप्टर हैं दिन में चाहे 1 घंटा भी नहीं, आधा पौना घंटा दे दीजिए बस, लेकिन ओवरव्यू ज़रूर लीजिए जो हम काम कर चुके हैं हर सब्जेक्ट का। और बॉटनी में रहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये चैप्टर वैसे बहुत बड़ा हो जाता है, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं इसमें, एनसीईआरटी बेसिस पे करेंगे आप तो चैप्टर बड़ा नहीं रहेगा आपके लिए। और बाकी इससे क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन उठ के आएंगी बिल्कुल, जो भी, या तो एनसीईआरटी की लाइन ट्रू फॉल्स करके पूछ लेगा कि क्या ऐसा होता है किसी भी बैक्टीरिया, फंगी या वायरस का लिख के, और ट्रू फॉल्स पूछ लेगा, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट, उसके आगे ब्लैंक होगा और फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कर लीजिए अपना। और इसके अलावा जो मैं कहूँगा, जो पहले जो थर्ड जो 3 चैप्टर पिछले रह गए उसमें पहला चैप्टर तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, उसका भी उसमें भी सबसे मेन इशू रहेगा आपको, जो मैं बॉडी फ्लूइड्स में कह रहा था, छोटे मोटे वर्ड्स का, उसमें वो बहुत इशू रहता है। जैसे बॉडी फ्लूइड्स में बहुत छोटे मोटे वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, बट कहीं वो डार्क अंड या अंडरलाइंड ऐसा कुछ नहीं मिलता आपको एनसीईआरटी में। सेम रहता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, क्योंकि उसमें बहुत वर्ड्स मिलेंगे आपको अजीबो गरीब से, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा आप, उसमें चाहे अपने वर्ड्स या स्पेसिफिक लाइंस होती है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ईजी रहेगा आगे। और जो उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा साइकिल एंड सेल डिवीज़न का, उसमें से क्वेश्चन एक आपको तो बेसिक प्रोसेस आना चाहिए बस कि कौन से में क्या हो रहा है, और उसके अलावा जो हर फेज़ में एनसीईआरटी मेंशन हो रखे हैं स्टेप्स, खासकर जैसे डॉट्स लगा के मेंशन करे हुए हैं उन्होंने, वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए, जो भी ऐसे डॉट्स के बाद हमारे स्टेप्स दे रखे हैं। क्वेश्चन मोस्टली बनता है जो इस साल नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी जो भी क्वेश्चन आए चैप्टर से, या तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं गैस फेज में क्या हुआ, G1 में क्या हुआ, G2 में क्या हुआ, G0 क्या है हमारा, ये तो अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा तो उन डॉट्स से बनेगा, तो इसको पढ़ दीजिएगा। बाकी लिविंग वर्ड रहा, उससे कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, लास्ट वाला पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा पार्ट, उसके अलावा कुछ खास है नहीं। तो आई होप अब आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट प्लानर दे दिए, इसमें मैंने वो डाल दिया पार्ट जिसने मेरे को हेल्प करी थी पूरा करने में अपना सिलेबस अच्छे से, और मैंने वो मिस्टेक्स एलिमिनेट कर दिए जो मैंने करी थी कि रिवीजन नहीं करी या टाइम बहुत लिया हर चैप्टर को, तो वो मिस्टेक्स मैं हटा चुका हूँ इस प्लानर से। तो अगर आप इस प्लानर को फॉलो करते तो आप मान के चलिए
ये चैप्टर अब आपके लास्ट टाइम तक पक्के ही होते चल रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम तक। बस आप अगर हल्की फुल्का टच में भी रहेंगे चैप्टर के, कि किसी दिन उठा के फॉर्मूला भी पढ़ लिए, तो कोई चांस नहीं है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं अगले दिन, नहीं तो एक दिन छोड़ के, जैसे भी, इससे लेट नहीं होएगा, तो एक दिन ही रहेगा मोस्टली, तो मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर है।